तफज़ुल हुसैन साहब हैं कोपनहेगन डेनमार्क से। अस्सलाम वालेकुम जी। तफज़ुल साहब जी भाई कैसे हैं? सर जी सर वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा क्वेश्चन है आप दोनों से ही, वो ये कि हम तकरीबन 75 साल से सियासी और गैर सियासी दोनों तरह के मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे हैं इस मुल्क में, और आलमोस्ट ये है कि हर मॉडल ही पॉलिटिकल साइंस का हो या सोशियोलॉजी की थ्योरी हो, कोई भी वो हमारे मुल्क में एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पाती। आई मीन हर मॉडल तकरीबन हम जो ट्राई करते हैं या किसी भी तरह से हम किसी भी काम में चले जाएं, कोई मुहिम हमें चलानी पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए, वो तक उसमें हमेशा जिसे कहते हैं कि कोई हर्डल्स आ जाते हैं, तो उनके मिक्सचर बना के भी हम नाकाम क्यों हो जाते हैं। मतलब मैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोच रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रही। आप काइंडली मुझे हमें भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता है कि तफज़ुल साहब बिल्कुल हम भी क्लूलेस हैं। और ये मिक्सचर की आपने बात की, देखिए मुझे तो लग रहा है कि जब से मैंने आँख खोली है तब से यही तजर्बात हो रहे हैं। जब से किसी ने भी आँख खोली है, हाँ जब से किसी ने भी आँख खोली है तो इस मुल्क में तजर्बे ही हो रहे हैं। और खालिस जमहूरियत आती है तो इतनी खालिस होती है कि उसमें फिर पानी डालना पड़ जाता है। हमें तजर्बे जो हैं वो साइंस की लेबॉर्ट्रियों में करने चाहिए। हाँ लेकिन साइंस की लेबॉर्ट्रियों में तो उल्लू बोलते हैं, तो जितने भी तजर्बे हैं वो उनकी भड़ास फिर सियासी लेबॉर्ट्रीज़ में निकाली जाती है। सियासी लेबॉर्ट्रीज़ की बजाय साइंसी लेबॉर्ट्रीज़ में करते तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, वो तो क्लूलेस होते हैं ना। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, हाँ, तो अगर वो वो कुछ वाकई कुछ पढ़ना चाहते सीरियसली तो पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ते। पाकिस्तान में क्या फ़ायदा इसे पढ़ने का। पॉलिटिकल साइंस जो है वो जिस तरह अप्लाई हुई है सेनेट में, उसके बाद तो फिर तो वाकई उसको बाकायदा एक साइंस का दर्जा, वैसे साइंस है ये आप फिजिकल साइंस का दर्जा देना चाहिए। ये जो तजर्बा हुआ है सेनेट वाला, ये तो जाहिर है ये तो अर्थ साइंसेज या फिजिकल साइंसेज में आप पॉलिटिकल साइंसेज को अगर आप शामिल कर दें तो वो ज़्यादा सेंस वाली बात शायद हो। मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं? सर जी क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, फरमाइए। सर जी जब तक नेशनल बैंक कायम रहेगा डॉन न्यूज़ तेरा नाम रहेगा। सर बड़ी बात यह है सर कि नेशनल बैंक के हजारों पेंशनर के साथ साथ आपको उनके जो लाखों रिश्तेदार हैं उनकी दुआएं आपके साथ हैं। बड़ी आपके बुजुर्गों ने आपके लिए बहुत लाजमी दुआएं की होंगी, लेकिन जितनी दुआएं आपको नेशनल बैंक के पेंशन में दी हैं पाकिस्तान में आपके बुजुर्गों के बाद कोई भी नहीं दे सकता। आपने जो हमारे केस को 12 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक केस को उठाया है, आज आपने उसको बड़े उरूज पर पहुंचा दिया सर। हम आपके बेहद मशहूर हैं और हमने अपना केस डॉन न्यूज़ के हवाले चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले कर दिया है। आप और अब आपने इसको सर देखना है सर। और दूसरी बात ये पूछनी है कि सर हर काम का कुछ टाइम फ्रेम मुकर्रर होता है सर। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सर ये रिव्यू पिटीशन का भी तो टाइम फ्रेम है सर। ये 22 माह से हमारी रिव्यू पिटीशन की पेंडिंग चली आ रही है, इसको कौन तय करेगा सर? जी बिल्कुल सलीम साहब, जाहिर है कि हमने भी ये मसला उठाया है और आप लगभग हर हफ्ते ये मसला उठाते हैं, तो जाहिर है कि पेशरफ्त कछुए की रफ्तार से सही मगर हो तो रही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन यह है कि जाहिर है दुआएं बिल्कुल हम वसूल करेंगे जब इंशाल्लाह आपका मसला हल हो पूरी तरह से हल हो जाएगा। कीप अपडेटिंग अस कि क्या वो हुआ है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग तो जाहिर है इतने बरसों से कर ही रहे हैं। अब कौन है? अब शहजाद रियाज हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र जी भाई। सर मैं थोड़ा सा मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है हमारे मुल्क में उस पर थोड़ा सा मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था जी कि आपसे थोड़ा सा मैं अपने व्यूज शेयर करूं। बिल्कुल करें तो सर, हमें बहुत ज़रूरत है। जैसे 70 ईयर से जो हमारे पाकिस्तान बनने के बाद से जो हमारे मुल्क में सियासी तजर्बात होते आ रहे हैं और उसमें कोई इदारा बचा नहीं है तनकीद की जद में आने से। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो तमाम इदारों पे उंगलियां उठती हैं, लेकिन कुछ इदारों को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते।
लेकिन जहाँ जहाँ आपकी जो ताकत होती है आप बात करते हैं। सर अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मौजूदा एक जो निज़ाम आया है सियासी, चाहे वो अवाम के वोटों से आया हो या किसी की मर्जी से आया हो, वो अपनी जगह, लेकिन हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी फलाह के लिए वो तमाम वादे पूरे करेंगे जो किए थे। और लोगों को एक उम्मीद की राह दिखाई थी कि पाकिस्तान में अब बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी और गरीब आदमी के लिए एक उम्मीद की किरण होगी। लेकिन सर अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस एक साल में जो चीज़ें हो रही हैं तो सर पिछली हुकूमतों से भी बदतर सूरत हाल है। तो सर बड़ी नाउमीदी और बहुत अफसोस होता है कि यहाँ पर जो है कहते हैं कि ना लेबल चेंज होता है, बाकी प्रोडक्ट वही है, तो सब वही हो रहा है, वैसा हो रहा है। जी बिल्कुल ये है ऐसा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, घबराना नहीं है। नहीं घबराना नहीं है। दूसरा ये कि ये शहजाद भाई हम लोग भी हमेशा मेरे ख्याल में जब से हम लोगों ने आँख खोली है यही कि पिछली हुकूमत इस हुकूमत से बेहतर थी। मैं बार बार कह रहा हूँ जब से हम लोगों ने, जब से किसी ने भी आँख खोली, जब से पाकिस्तान ने आँख खोली है। चले ये कर राहिल अशर है कराची से। जी राहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आज मैं एक बात करूंगा, माशाल्लाह आज आपको पता है ये तो का चांद नजर आ गया। लोगों ने जानवर तो पहले से खरीद लिए कुर्बानी के लिए, अब और तेजी से खरीदेंगे। दो मसाइल हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक पूरे कराची में जो मैंने देखा, दूसरा जो हमारे DHA में होता है। पहला ये होता है कि लोग आते हैं जानवर लेते हैं, एक तरफ की रोड बंद कर देते हैं, ये गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर सर्जिक एरिया, कैंट के पीछे एरिया फ्लैट, वो रोड बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपको वहाँ से जाना है तो फिर आपको तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा। एक ये। दूसरा हमारे डिफेंस में क्या होता है, DHA फेज 1 कराची में मैं रहता हूँ, लोग क्या करते हैं कि जी कुर्बानी अपने गेट से बाहर करते हैं। जाहिर है कि जब आप उसका गला काटते हैं खून बाहर आता है, रोड पे फैलता है, वहाँ से बाइक्स गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो रोड पे फैलती हैं, उससे बदबू फैलती है। दूसरा ये कि फिर जब लोग कुर्बानी कर लेते हैं तो अलाइशे अपने घर के बाहर डाल देते हैं। हम भी करते हैं, हम काले वो जो होते हैं एक कूड़े के बैग जो होते हैं वो लेके उसको रबड़ बैंड लगा के घर के अंदर रखते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड वालों की गाड़ियाँ घंटे 1.5 घंटे के बाद आती हैं, वो ले जाती हैं, वरना उन्होंने एक कंप्लेंट सेल जगह जगह बनाए, वहाँ आप चले जाइए। पर हमारे जो DHA के लोग हैं वो क्या करते हैं जी, बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद ये कुत्ते बिल्ली कौवे वगैरह उस पर मुँह मारते हैं। मुबशिर अली साहब, मैं आपको ये पिछले 4-5 साल का तजर्बा बता रहा हूँ, कितनी गलाजत और बदबू फैलती है कि वहाँ से गुजरना नाहल है। ये मैं DHA फेज 1 जो अपने आप को पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग कहते हैं, वो ये हरकत करते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे बताइए, सुन्नत इब्राहिमी के पैरवी करते हुए कुर्बानी करना क्या ये जायज़ है कि ऐसी कुर्बानी से जिससे आपका पड़ोसी। देखिए इसका ताल्लुक जो है ना सुन्नत इब्राहिमी से नहीं है, इसका ताल्लुक है सिविक सेंस से। और घर में रहने वाला अगर 1000 गज का भी हो या 80 गज का भी हो, अगर मेंटालिटी ये हो कि जो मेरा जो 4 दीवारी है वो सिर्फ मेरा घर है और मेरी जो गली और मेरी सड़क जो है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ओजड़ी जाहिर है इसी तरह बाहर रखी जाएगी। और ये जहनियत हम सब में है। जो छोटे इलाके हैं, मुझे बचपन में याद है कि 2 गलियां होती थी, एक को कहते थे साफ गली और एक को कहते थे गंदी गली। बाकायदा गंदी गली थी और उसके लिए बाकायदा एहतमाम होता था कि उसे गंदा रखा जाए, कूड़ा वहीं फेंक। तो अब अगर जो है हैं तो हम सब वही लोग ना, तो अगर डिफेंस में भी शिफ्ट हो गए हैं तो गंदी गली है तो गंदी गली है, और मेरे घर की 4 दीवारी के बाहर जो कुछ है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ अपने घर को चकास रखूं, बल्कि थोड़ा सा खिसका दें साथ वाले के पोर्च में, तो वो उसी की जिम्मेदारी बन जाती है। फिर ब्रेक। कॉलर्स डे है आज। सरदार सलीम साहब हैं पिंडी से। जी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ ये सेनेट के इंतखाबात पे जी। और इसमें थोड़ी सी आपको बता दूं कि मैं खुद एक साबिक सेनेटर हूँ। जो भुट्टो साहब के दौर में सेनेटर था। ओके। जब जिया का मार्शल लगा उसके बाद हमने खासी सरने की 6 माह कैद 10 करोड़ की सजा भी पाई जी। 1 साल कैद 10,000। बहरहाल इससे लंबी बांधी बात
हम इस स्ट्रगल के बाद इस नतीजे पे कुछ लोग पहुंचे कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं जब तक जहां जिंदा है। हम गलत थे या सही थे, बहरहाल वक्त ने साबित किया है, हम उसे नहीं मार पाए, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि उस मुल्क में जमहूरियत उसी वक्त आई जब जहां नहीं रहा। तो हमने ये काविश की थी कि हम उसे मारें, हम नहीं मार पाए। हमने 1-2 अटेम्प्टें की और उसमें नाकाम हुए, हमारे कुछ बच्चों की गलती से हुआ। बहरहाल उस सारे रोल में मेरा एक रोल था कि मैं लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेट करके अल-जुल्फ़िकार में शामिल करता था। और जब जिया को ये पता लगा कि जी अल-जुल्फ़िकार उसकी जान के दुश्मन है, तो जाहिर है वो हमारी जान का दुश्मन हुआ। और सारी एजेंसियों की रिपोर्टों से उसे ये बात पता लगी कि ये एक बंदा है जो लोगों को मोटिवेट करके अल-जुल्फ़िकार में ले जाता है। अब उसकी सोच गलत थी, वो समझा, उसने ये समझा कि अगर इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो शायद अल-जुल्फ़िकार बैठ जाएगी, जो हकीकत नहीं थी। मैं ना होता कोई और होता ये काम करता। बहरहाल इस सिलसिले में उन्होंने मुझे मार नहीं सकते थे, इसलिए कि मैं काबुल में था और कोई अरबा मुझसे नहीं होता था। तो उसने पहले एक ISI के कर्नल ने मेरे एक बहनोई से जो खुद फौज में कर्नल था उससे रब्ता किया और उसे कहा कि यार इस तरह तुम इसको किस तरह बात करो। उसने कहा यार मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे अगर कहूँगा भी तो वो मेरी बात मानेगा नहीं और हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वो कर्नल साहब जिनका नाम आबिद था, जो आज भी सरदार साहब बात तवील हो जाएगी, आप इस वक्त कंक्लूजन इसका क्या है, ये जो आप की जिंदगी की दास्तान? कंक्लूजन ये है कि उन्होंने मुझे ऑफर दी मेरी बीवी को कि अगर आप उसको कह दें कि वो काबुल छोड़ दे, इंग्लैंड चला जाए, वहाँ पॉलिटिकल असाइलम ले ले, हम ये करेंगे, आपको घर देंगे, आपके बच्चे। और उसमें सबसे मुज़क्का है जो आखिरी ऑफर थी जिसमें मुझे बहुत हंसी आती थी कि आखिरी ऑफर ये थी कि अगर वो हमारी बात मानेगा तो हम पीपल्स पार्टी में उसे वो मकाम दिलाएंगे जो आज खुद वो कभी हासिल नहीं कर सकता। मुझे उस वक्त ये बात मुज़क्का खेल लगती थी, लेकिन बाद के हालात में पता लगा कि ऐसे लोग भी हैं जिनको वो ये मकाम दिलाते हैं और जिन लोगों को उन्होंने मकाम दिलाया होगा उनसे फिर सेनेट में वोटें भी ली जा सकती है, टिकटें भी ली जा सकती है, उनको वज़ीर-ए-आज़म भी बनाया जा सकता है, उनको सब कुछ किया जा सकता है, उनको मखदूम अमीर सईद की जगह मुस्लिम गिलानी की वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, मखदूम शाहबुद्दीन की जगह राजा अशरफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। तो ये सारे हरकतें, तो मेरा बड़ा सिंपल इंक्वायरी कर रहे, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, 83 साल उम्र है, तो इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मेरा पार्टी से सीधा सीधा एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपके सेनेट का, वो नून हो या पीपल्स पार्टी, कौन सा ऐसा सेनेटर है जो अपनी कारकर्दगी पर, अपनी स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल पर सेनेट का मेंबर बनने का ऐलान नहीं था और मेंबर है। उस पर हाथ रखो, आपको 14 के 14 मिल जाएंगे। सही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ज़बरदस्त फार्मूला बताया, ज़बरदस्त कि भाईजान जो ऐसे बनते हैं सेनेटर, ज़ाहिर है वही कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। हाँ, लेकिन बनाने वाले कौन हैं सर? जमातों में ही है ना, पार्टी लीडरशिप। वही मैं कह रहा हूँ, पार्टी लीडरशिप, बाकायदा स्क्रूटनी होती है, पेपर वर्क होता है, इंटरव्यूज होते हैं। कैसे ये रास्ता बंद होगा, आप खुद ही बताएं। नहीं होगा। कहाँ हुआ है? सुभान असगर साहब है लाहौर से। वालेकुम, लाहौर से सुभान असगर अर्ज कर रहा हूँ। जी सर, हुक्म। आपका ये वाहिद चैनल है कि जिसमें आवाम की ताकत नजर आती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप ये फर्दर का जो है ये कुछ 2 दिन का प्रोग्राम रखें जी। असल हकाइक आवाम आपसे राब्ता करती है और इनकी रसाई जो है प्लेटफॉर्म पर कोई जरे दिल की तसल्ली हो जाती है। गुजारिश ये है कि 2 दिन से पंजाब लाहौर में एक लोकल मीडिया पर खबर आई कि वो सरकारी मुलाजिम जिनकी 33,318 रुपए से ज्यादा तनख्वाह है, वो अपने 2 साल की बैंकों से स्टेटमेंट जमा करवाएं और 2 साल की पे स्लिप जो है वो जमा करवाएं। और आज उसकी आखिरी तारीख दी गई। माशाअल्लाह। ये शुमार रश के बाइस उन्हें खुद एहसास हुआ कि इसको टाइम को बढ़ाना है और उन्होंने 9 अगस्त रखी है। मेरी तजवीज ये है, हुकूमत को चाहिए कि बैंकों से डायरेक्ट FDR स्टेटमेंट। सुभान असगर साहब, मैं थोड़ा सा आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि सरकारी मुलाजिम जो है उसका तो एट सोर्स कट जाता है, लिहाजा उसको बैंक स्टेटमेंट तनख्वाह के हिसाब से जो है
वो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा है। दूसरे 9 अगस्त जो बढ़ाई है ये जो टैक्स रिटर्न्स हैं ये उनके लिए बढ़ाई है कि टैक्स रिटर्न्स पहले 2 अगस्त तक ख़त्मी तारीख थी, अब उन्होंने 9 अगस्त कर दी है। ये स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए नहीं बढ़ाई है। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ। एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। और आमिर हुसैन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आप अस्सलाम। लोगों सबको मेरा सलाम। एक तो खोड़ो साहब नजर नहीं आ रहे, ये मुझे पता नहीं क्या खैरियत उनकी तबीयत। जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत है। अच्छा मैं 2 बात कहना चाहूँगा। एक तो ये सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जी, ये देखिए सेनेट का इलेक्शन जो होता है ना, इसमें सारी चीजें मेरे हिसाब से सीक्रेटली बैलेटिंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बिल ऐसे आते हैं जो अवामी मुफाद के होते हैं लेकिन पार्टी पॉलिसी की वजह से पास नहीं हो पाते। उसमें हर इंडिविजुअल को अपनी, अगर वो बिल को बेहतर समझता है आवाम के लिए, तो खामोशी से वो उसको पार्टी से इख्तिलाफ करके दे। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या फाइनेंस के बिल हो, उसको बेशक शो ऑफ हैंड के साथ होना चाहिए कि भाई आदमी पार्टी पॉलिसी से ना हटे। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जो आजकल लोग ये बहुत शोर करते हैं कि 1 साल के अंदर इस हुकूमत ने बहुत कर्जा ले लिया। मैं खुद भी बैंकर हूँ। मैं एक चीज आपको बताऊं कि 2 चीजों को बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। एक चीज तो ये कि पहले जो लोन लिया जाता था वो किस्तों की अदायगी के लिए लिया जाता था। अब जो लोन लिया जा रहा है ये किस्तों की अदायगी के लिए नहीं, बल्कि उनकी जो रीपेमेंट में जो पिछला बर्डन आ रहा है अभी ये उससे भी डबल हो जाएगा। जैसे कहते थे ना कि 30,000 हो गया है। अगर इन्हें सही मानों में स्मूथली से चलाना है तो ये 60,000 तक जाएगा, लेकिन उसमें पोजीशन स्टेबल हो जाएगी और आइंदा 3 साल के बाद मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हालात बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 3 साल जरूर तकलीफ दे होंगे। तो मेरी ये राय है, आप लोगों का क्या ख्याल है? आपके मुंह में घी शक्कर अगर 3 साल बाद ये हो जाए और जैसे हुकूमत भी कह रही है तो देखेंगे आगे चल के। ज़ाहिर है वैसे भी इलेक्शन से 1 साल पहले जो है हालात काफ़ी बेहतर हो ही जाते हैं, अमूमन बेहतर हो जाता है। साइम नवीद हैं लाहौर से। जी साइम। अच्छा, साइम नवीद की जो कॉल है। अहमद अली हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद अली साहब। सर मौजूद चल रहा है सेनेट इलेक्शन में, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी कौम का अलमिया देखें। 72 साल से हम लोग इसी चक्कर में लगे हुए हैं, अब के तब्दीली आएगी, अब के तब्दीली आएगी। इस जो कौम अपने माजी से सबक नहीं सीखती, वो कौम मुस्तकबिल में कामयाबी कैसे मुमकिन हो सकती है? उसके लिए हम इस चक्कर में लगे रहते हैं। ये सेनेट इलेक्शन, अवामी मफादात, अवाम तो बेचारी रुलती रह रही है। सही बात। चाहे कुछ भी हो, आमरीत हो या जमहूरियत हो। जमहूरियत का तो सिर्फ नाम है। इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन में वोट लेते हैं, यही हम लोग अवाम ही, हम अवाम ही उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं के पीछे रोते रहते हैं कि भाई हमें नया कोई अच्छा मिल जाए। फिर नए के पीछे भागते हैं, वो भी वैसा ही निकलता है। भाई कौमें तो तरक्की करती हैं जब अपना माजी से सबक सीखते हैं। सही। हम अपने कल 1 हफ्ते पहले की बात भूल जाते हैं, ठीक है, फिर हम सोचते हैं कि हमारा आगे जो है ना फ्यूचर अच्छा होगा। इस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं अपने फ्यूचर को। इस कौम को कम से कम सोचना तो चाहिए हमारा फ्यूचर क्या था, फ्यूचर क्या है। ठीक है, माजी में हमने क्या गलतियां की, गलतियां क्या हम किए जा रहे हैं। 3 नस्लें हमारी जो है इसी चक्कर में गुजर गई। अभी की बाकी की नस्लें भी जो है इंशाल्लाह, अल्लाह से तो उम्मीद है, लेकिन ये सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं है, किसी मामले भी उम्मीद नहीं है। किसी नस्ल, अल्लाह हमारी उस नस्ल को जो है कुछ हिदायत फरमाए कि वो अकल के नाखून ले कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सही बात है। और ये मुमकिन नहीं होगा जब तक हम सबक नहीं सीखेंगे, क्योंकि सिलेबस बदल नहीं रहा। सिलेबस वही रहता है, तजर्बा भी कमो बेश वही होता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दफ़ा शायद नतीजा कुछ बेहतर निकले। उम्मे हारिस हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम। इनफैक्ट मुझे एक तवज्जो को जानिब आपकी मसले का तवज्जो दिलाना चाहती थी मैं आपकी प्राइवेट स्कूल्स की जो टीचर्स हैं जी उनका ये एक इशू है कि उनको जो 2 महीने की जो छुट्टियों की तनख्वाह होती है वो 2 महीने के दौरान दी नहीं जाती। वो तनख्वाह उन्हें उस वक्त दी जाती है जब वो अगस्त में दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लेती हैं। अब इस तरह होता ये है कि उनके पास 2 महीने का शॉर्टफॉल हो जाता है और वो टीचर्स जो कि उस दौरान जिनका घर चलता ही उस तनख्वाह के ऊपर है वो हैंड टू माउथ हो जाती हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि वो अपने गुज़र औकात कैसे करें। नहीं, आप क्या कह रही हैं कि जो जून जुलाई की तनख्वाह है वो अगस्त में दी जाती है या जून जुलाई की तनख्वाह दी ही नहीं जाती? वो अगस्त में। बाद स्कूल्स में तो ऐसा है कि अगर आपको 7 महीने का पीरियड नहीं हुआ ज्वाइन किए हुए तो आपको तनख्वाह दी ही नहीं जाएगी, और अगर आपको 7 महीने से ऊपर का पीरियड हो गया है तो आपको सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी, वो भी छुट्टियां खत्म होने के बाद जब आप रीज्वाइनिंग देंगे। और कुछ स्कूलों में ये है कि जी आपको 1 साल का वक्त गुजर जाएगा तो फिर आपको 1 साल की तनख्वाह मिलेगी। कुछ अच्छे स्कूल जिनकी फीसें ज्यादा हैं जी वहाँ पर 2 माह की तनख्वाह भी दे दी जाती है, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया उन्होंने ये रखा हुआ है कि जब आप अगस्त में ज्वाइन करेंगे स्कूल तो फिर वो आपको वो उन 2 माह की छुट्टियों की तनख्वाह देंगे। तो जून में तो उन्हें मई की सैलरी मिल जाती है, वो महीना किसी तरह निकल जाता है, लेकिन जब जुलाई का महीना आता है तो उन्हें वो तनख्वाह नहीं मिलती। जबकि पेरेंट्स से जून जुलाई की तनख्वाह वो एडवांस में ले लेते हैं। जी ले लेते हैं। अगर बच्चा एक दिन पहले भी स्कूल में एडमिट होगा 31 मई को तो वो उससे भी ले लेंगे 2 महीने की तनख्वाह, लेकिन जब टीचर्स को देने की बारी आएगी तो वो इसके लिए लेम एक्सक्यूजेस देंगे। एक तो ये इशू हो गया। दूसरा एक और मसला है इसी हवाले से कि बाज़ जगह पर तो ये हाल है कि वो एक ड्रामा आता था जिसमें ठेकेदार कहता था कि 10 और 10 20 लिख लो 30, यानी कि तनख्वाह तो आपको दे दी है 15,000 16,000, लेकिन जो खाते आगे सरकार को पेश किए जाते हैं उसमें वो लिख देते हैं जी 26,000 36,000, और टीचर से टिकट पे साइन लेकर और वहाँ पे लगा दिया जाता है। सही कह रही, बिल्कुल ऐसा होता है। मजबूरी, एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, और बच्चों को तालीम क्या दे रहे हैं? हाँ, उसूल, सच, अच्छा शहरी, हुब्बुल वतनी, दूसरों की हमदर्दी, और अपने टीचर्स के साथ ये कर रहे हैं। क्या बिल्कुल ये आपका कोई अदालत है जो इसका भी नोटिस ले ले? बिल्कुल कॉज ऑफ कंसर्न है। फयाज भट्ट हैं दुबई से। सियाज, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जनाब उसरतुल्लाह खान साहब को तो मैं बहुत बचपन से BBC पे सुनता था जी, और जैदी साहब, खोरो साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 2-3 मौजू हैं जी। एक 8 महीने से तो एक तो मुझे बिजनेस के बारे में बात करनी, जो हमारा एक्सपोर्ट, हम यूरोप की तरफ भागते हैं जी जी, तो हमारे लिए छोटे बिजनेस के लिए मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया जो है बिल्कुल ये बेस्ट है। सही है। वहाँ पे सेंट्रल एशिया के लोग बाहर से जाके बिजनेस चीजें लेके आते हैं, तो क्यों ना हम पाकिस्तान वाले एक्सपोर्ट करें सेंट्रल एशिया को, नंबर 1। नंबर 2, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हम जो इधर से पैसा भेजते हैं वहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं या रखते हैं कुछ बैंकों में, तो उसके लिए जब भी हम जाते हैं वहाँ पे तो हमें कहा जाता है कि आपकी ये चीज़ पे कब्जा हो चुका है, इस चीज़ पे कब्जा हो चुका है, तो इसके लिए। और दूसरी, आज नादरा को जो चल रहा है सर जी, तो मेरे प्लॉट है कोई मिलेनियम सिटी में, मुल्तान में। ओके। तो जब भी मुझे दिखाए गए थे भाई ये जगह है आपके लिए, इधर प्लॉट है, तो मैं बोला ठीक है, वहाँ लिए थे। अभी 10 साल गुजरने के बाद वहाँ गया हूँ मैं दुबई से सर, तो वहाँ मुझे एक बिजली की मेन तार है जो उनके नीचे प्लॉट दिए गए हैं, ये हैं आपके प्लॉट। तो ना वहाँ तरक्याती काम है ना कुछ है, मैं घर बनवाना चाहता हूँ। अभी 1996 से यहाँ पे हूँ दुबई में मैं जी। तो वहाँ प्रॉपर्टी जो खरीदी है, अभी वहाँ जाकर मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता, प्लॉट पड़े, कोई तरक्याती काम नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? ये लाखों की कहानी है। मुझे बताइए सर। देखिए बहुत से, और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम उन्हीं को लूटते हैं जो बेचारे हमारे मुल्क में बाहर से पैसा कमा के भेजते हैं। बहुत बदकिस्मती है। और हुकूमतों, अच्छा इनके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री भी है जो वादा करती है कि जरा हम नैब इस तरह इनके केसेस लेती है ये। हाँ, इनके केसेस लेती है ओवरसीज पाकिस्तान मिनिस्ट्री। लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि रेड टेपिज्म इतना है कि आप एप्लीकेशन दे दें पड़ी रहती है बस। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम बैक। अख्तर हुसैन साहब हैं उस्ता मोहम्मद सिंध से। उस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान से सर। बलूचिस्तान, सॉरी। जी जी फरमाइए सर। मेरा सवाल ये है कि सेनेट इलेक्शन के बारे में कि सादिक संजरानी साहब ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया कि हमारे बलूचिस्तान के सेनेटर ने इनको दोबारा मुंतखब किया, और बीएपी वालों ने या नून लीग वाले हमारे बलूचिस्तान वाले सेनेटर या पीपल्स पार्टी वाले जिसने भी चलो वोट दिया है, ऐसा कौन सा अच्छा काम किया इसके आप बताएं ना कौन सा अच्छा काम किया। जाहिर है आपको क्या लगता है? हम तो ऐसा काम नहीं देख रहे हैं, इसलिए तो सर पूछा था आपसे, आप हमारे रहनुमा फरमाएं। हम भी सेनेटर से यही पूछ रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट किया है, लेकिन अब ये हो गया है तो क्या कर सकते हैं। जनाब हारून खान साहब हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। ये जी बात तो ये सेनेट जी बात तो हो रही है सेनेट की और सियासी गुफ्तगू की। जी जी। लेकिन मेरे साथ एक मसला हुआ है। अभी मेरा बच्चा जो है उसने मैट्रिक पास किया था, तो जब कॉलेज में एडमिशन हो रहा था तो उसके लिए ये डोमिसाइल चाहिए थी उसको। ओके। मतलब एक कितना वक्त गुजर चुका है। ये तो हमारे वक्तों में जब फॉर्म भी नहीं होता था तो हम डोमिसाइल के पीछे भागते थे ना, वही वो पुराने वाली चीजें और वही चीजें ना। और अब दूसरी बात ये है, एक तो ये मसला अगर आप इस पे थोड़ा सा जरा ये हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं कि कम अज कम, और तो कोई चीज नहीं है कि कम अज कम ये इस दौर के साथ तो हम चले ना जी। दूसरी बात यह है जी कि उस दिन मतलब है कि 3-4 महीने पहले मैं बच्चे को पढ़ा रहा था, ये फेडरल बोर्ड की बात कर रहा हूँ 9th क्लास की। द पाकिस्तान स्टडी बुक वाज फुल ऑफ लाइज, और मतलब है इतने फैक्चुअल मिस्टेक्स थे उसमें कि पार्टीशन से पहले उन्होंने यूगोस्लाविया का वो एग्जाम्पल दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये तालीम का मायार कहाँ जा रहा है। तो काइंडली अगर इस पे एक प्रोग्राम कर लें आप। ये प्रोग्राम का नहीं है, बहुत एक पूरी सीरीज की का मसला है वहाँ, उसमें मिस्टेक्स नहीं है, बड़े बड़े अजदहे पड़े ब्लंडर्स के। तो ये एक पूरी सीरीज का मुतकाजी प्रोग्राम है। निसाब को करना तो चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो जनाब आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।